हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3.0 का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय, जो कि आपको स्पेशली जो आपको सामान्य अध्ययन की जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों सारा सब्जेक्ट, सामान्य अध्ययन का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि सामान्य यानी जनरल अध्ययन स्टडी। तो इसमें जो है सारा सब्जेक्ट चला आता है, जैसे कि आपको इसमें हिस्ट्री चला आएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा, उसके अलावा आपको साइंस भी थोड़ा मोड़ा आएगा, रीजनिंग होगा, फिर एनालिटिक जो होता है वो होगा। तो मिला जुला के सामान्य अध्ययन में दोस्तों वो सारा सब्जेक्ट चला आता है। इसलिए इन सारे सब्जेक्टों का जो है, इन सारे विषयों का जो सार है वो आप लोगों के मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप लाइक कीजिएगा, आपको जैसे ही मैं कंटेंट अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास पहुँचेगा और बिना किसी देरी के आप तैयारी कर सकेंगे। तो आज जो हमारा है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसका जो है 40 प्रश्न जो होगा वो आपको सब कुछ मिला के होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय की हम लोग बात करें तो जो 1 to 5 के नियोजित शिक्षक हैं एवं जो 1 to 5 की शिक्षक अभ्यर्थी BPSC TRE 3 में फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सेशन को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय। आपका हेडिंग दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों वो अपना इस्तीफा जो है वो किसे देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को, अध्यक्ष सभापति को, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, या सांसद को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, अगर वहाँ मुख्य न्यायमूर्ति जो है, मुख्य न्यायमूर्ति में भी आपको चीफ जस्टिस होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं, तो इस्तीफा की जब बात आएगी तो वो उप राष्ट्रपति को देंगे, और जैसे ही अगर उनको शपथ लेने की बात आएगी तो वो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके अध्यक्षता में वो लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। बोलता है कि विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा माना जाता है जो भारत का भी है। हमारे पास ऑप्शन है भाखड़ा, हीराकुंड, राणा प्रताप, गांधी सागर बांध। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भाखड़ा बांध, जो कि भारत और विश्व का जो है कौन सा बांध और भारत का सबसे बड़ा बांध मानने वाला जो है वो आपका भाखड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। एक बार फिर से ये जो प्रश्न है दोस्तों वो रिपीट हुआ है, एक बार फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किसके कारण। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या पेरोक्सिसोम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों बिहार दिवस के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के वासी हैं, कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस का क्या महत्व है, हम लोग जानते हैं कि 1912 में बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो यही इसका इतिहास है और यही इसका हिस्ट्री है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपको C नंबर में है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए ही इसे मनाया जाता है, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वो कौन थे। बोल रहा है कि भारत के साथ सबसे पहले जो व्यापार संबंध बनाए वो कौन थे। तो आपको यहाँ पे है डच है, अंग्रेज़ है,
पुर्तगाल है या फ्रांसीसी है? तो सही बात है दोस्तों कि भारत के साथ सबसे पहले जो बनाने वाले थे वो आपके पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। और जो उसका वास्को डिगामा, कौन थे? तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? बोल रहा है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? 1928, 1919, 1946 और 1942। तो जलियांवाला बाग की जैसी घटना की आपको बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, जो कि 1919 में आया था, काला कानून। इसी के विरोध में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर के गांव में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो उत्तर सही दोस्तों है वो है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसकी वजह से जलियांवाला हत्याकांड में हम भारतीय ने बहुत ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में है? एक बार फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों मॉडल सेट में कि पहला केमल अस्पताल जो है आपको वो दुबई में है। पहला केमल अस्पताल कहाँ है दोस्तों? तो वो दुबई में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? बोल रहा है कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको जिसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको रस्किन बॉन्ड। कौन है इसके सही लेखक? तो रस्किन बॉन्ड है जो एक गैलरी ऑफ रास्कल्स के लेखक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बोल रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। आधुनिक बिहार का जो जनक है दोस्तों वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बोल रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन से साल में पटना में एक फैक्ट्री को स्थापित किया था? हमारे पास 1601, 1632 है, 1774 है और 1651 है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 1632 को पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जितने भी नियोजित शिक्षक साथी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ और एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य जो दोस्तों आपको है वो मध्य प्रदेश है। कौन है? वो मध्य प्रदेश है, यानी कि बी। और पहला कौन है? तो पहला दोस्तों आपको राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो आपका सबसे बड़ा राज्य है वो आपको राजस्थान है और दूसरा आपको मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है कि लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है। लाल रुधिर कणिका जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलते हैं? आरबीसी को कौन बनाता है? वृक्क, अस्थि मज्जा, क्षुद्रांत या यकृत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कि आरबीसी को बनाता है आपको अस्थि मज्जा। कौन बनाता है? अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि लद्दाख में निर्मित कर्नल चेवांग रिंचेत सेतु किस नदी पर स्थित है? बोल रहा है कि लद्दाख में जो निर्मित है कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज पर है, सिंधु, श्योक या चिनाब। तो इसका जो है लद्दाख में जो निर्मित चेवांग रिंचेन सेतु है वो आपको श्योक नदी पर बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है श्योक
उसी नदी पे बना हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। चैनल पे पहली बार अगर जो भी शिक्षक साथी आए हैं या शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से दोनों सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी टीआरडी 3.0 की पूरी तैयारी, सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो एक बार लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है। बोल रहा है कि कॉफ़ी का किस भाग को जो है हम लोग पीने के प्रयोग करते हैं। हमारे पास उत्तर ऑप्शन है पत्ती, बीज, डाली या फूल। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों कि कॉफ़ी का जो बीज होता है, कॉफ़ी का बीज को ही हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य में पाया जाता है दोस्तों, तो भारत के आपको तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इस सब में, ये सब जगह में ये जो है वो पाई जाती है। कॉफ़ी में दोस्तों कौन सा पदार्थ होता है, तो कॉफ़ी में दोस्तों कैफीन नामक एक अल्कोहॉल पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, कैफीन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। क्या बोलना है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले दोस्तों आपको इंग्लैंड में हुई। किस में हुई, तो इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। हमारे पास ऑप्शन है डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है या अंग्रेज़ है। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग जो करने वाले थे वो आपको पुर्तगाली थे। वो कौन थे, वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों द्वारा जो है और बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए इसको आधार माना गया था और आधार बनाया गया था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है। बोल रहा है कि ठगों का उन्मूलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है कैप्टन सेलिमन के नेतृत्व में जो है वो ठगों का उन्मूलन हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। इससे पिछला वाला आप वीडियो देखेंगे मेरा मॉडल सेट 1 या 2, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए है कि धन का अपवाहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया था। बोल रहा है कि धन का अपवाहन सिद्धांत का निरूपण जो है वो किसने किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, आरसी दत्त, बीसी पाल। तो धन का अपवाहन सिद्धांत का निरूपण आपके जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। मतलब कि धान की खेती के लिए सबसे अच्छा जो जलवायु है वो कौन से प्रदेश में है। तो हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार। तो धान की खेती के लिए सबसे ठीक जलवायु आपको बिहार में है। कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो सही उत्तर है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत वो आपको भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय शासन 1935 है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि सक्षमता परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मॉडल सेट जो एक पूरा सार है, संगड़ा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सामान्य अध्ययन का पूरा संगड़ा है, वो संगड़ा आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो इसलिए अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं कौन होते हैं। बोला भारतीय सेना के सर्वोच्च
सेना नायक कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। तो भारत के सेना के सर्वोच्च सेना नायक जो होते हैं दोस्तों साथियों, वो आपको भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वो आपको भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लव लॉन्ग वर्ल्ड वाइफ सैंक्चुरी कहाँ स्थित है? बोल रहा है कि लव लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो लव लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको वो झारखंड के चतरा ज़िले में स्थित है। यानी कि झारखंड में एक चतरा ज़िला है। क्या है? चतरा ज़िला है, वहीं आपको ये स्थित है। लव लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? बोल रहा है कि मकर संक्रांति जो आपका हाल ही में गुजरा है वो उसको जो है वो किसी राज्य में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा राज्य है? तो वो जो आपका राज्य है दोस्तों वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? तो गुजरात में मकर संक्रांति को जो है वो उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेगुड़ मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और रेगुड़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? बोल रहा है कि कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिन्होंने कहा था कि अवध के बारे में बताया था कि वो यह चेरी फल है जो एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। वो गवर्नर का नाम आपके ऑप्शन में दिया गया है। विलियम बेंटिक है, एलन बडी है, हेनरी हार्डिंग है या डलहौजी है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध के बारे में कहा था कि यह एक चेरी फल है, एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। और उसने कहा था कि कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को जो है वो ब्रिटिश राज में इसी वजह से उन्होंने मिला लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है, हड़प नीति भी इन्हीं का देन है कि जहाँ भी हड़पने की चीज़ होती थी इन्होंने ही सब जगह हड़प नीति अपनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो बिहार में पैदा हुए। तो बिहार में एकमात्र है राष्ट्रपति आपके जो आपके पहले राष्ट्रपति भी हैं, यानी कि हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति और बिहार के राष्ट्रपति आपके जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आप लोग भली भांति इनको जानते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित कहाँ हुआ? बोल रहा है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था कौन से साल में? 1906, 1910 या 1914, 1918। तो भारत में उर्वरक कारखाने की स्थापना जो है उसका जो हिस्ट्री है वो 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? यानी कि सबसे छोटी नदी मानी जाती है, इनमें से कौन सी नदी है भारत में सबसे छोटी नदी मानी जाती है? ऑप्शन है अरबड़ी, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो आपको जो है भारत में सबसे छोटी नदी माने जाने वाली जो है वो आपको अरबड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? बोल रहा है कि कौन जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की सहायक नदी के बारे में बोला गया दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन है, ए में है शिवनाथ, बी में है डूब और सी में है हंसदेव और डी में है मंजीरा। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में जो मंजीरा है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी शिवनाथ, डूब
और हंसदेव, ये तीनों जो है महानदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि शक्ति स्थल संबंधित है। बोल रहा है कि शक्ति स्थल संबंधित है, किससे संबंध है वो? जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, या आपको लाल बहादुर शास्त्री से, या इंदिरा गांधी से। तो शक्ति स्थल जो संबंधित है दोस्तों वो आपको इंदिरा गांधी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस देश का संविधान है वो सबसे छोटा, दुनिया विश्व का सबसे छोटा संविधान है। हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्वे। तो आपको बताता चलूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। आप सोच लीजिए दोस्तों कि विश्व का सबसे विकसित देश यानी कि डेवलप्ड जो कंट्री है वो अमेरिका है, और उसका सबसे छोटा संविधान है, उसका विश्व में सबसे छोटा संविधान है। कितने शब्दों का संविधान है दोस्तों? तो 43 यानी कि 4543 शब्द का मात्र उनका संविधान है। जबकि आपके भारत में कितना शब्द है दोस्तों? तो 1,45,000 शब्द है दोस्तों आपके संविधान में, जबकि अमेरिका के संविधान में दोस्तों मात्र 4,543 है, 4,543 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दोस्तों कि नीली क्रांति का अर्थ है क्या है? नीली क्रांति का अर्थ क्या है? डेयरी का विकास, संघन विकास, मत्स्य पालन, फसल का विकास या फलों का विकास। तो नीली क्रांति का हम लोग सीधे जानते हैं कि वो मत्स्य पालन है, यानी कि मछली पालन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मत्स्य पालन है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ, लिख रहा है कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है दोस्तों वो आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि उड़ीसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका जो ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग बोलते हैं RTE बोलते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसी के अधिनियम, अभी इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है के पाठक जी है जिन्होंने कहा है कि 220 दिन आपको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना होगा। तो इसी का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के हिसाब से बोल रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया। तो दोस्तों ये जो है अधिनियमित की बात कर रहा है, तो ये 2009 में अधिनियमित हुआ। जब लागू करने की बात आएगी दोस्तों तो ये 2010 से लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बोल रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों सतलज, रावी, चिनाब, झेलम। तो इसका जो सही उत्तर है कि तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि झूमर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? बोल रहा है कि झूमर जो है वो एक नृत्य है, वो कौन से राज्य की है? हमारे पास ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या असम। तो झूमर जो है दोस्तों वो आपको असम राज्य की नृत्य है। कौन है? असम राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें जो है असम के जो लोग होते हैं वो चाय जनजाति के सामुदायिक परंपरा के लोग होते हैं, वही इस नृत्य को मनाते हैं आमतौर पर। कब मनाया जाता है ये? तो आपको शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी कि ठंडे मौसम में मनाया जाता है दोस्तों, शरद ऋतु में ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि एंटीबायोटिक होती है क्या होता है? पौधा होता है, दवा होता है या सिरप होता है या टॉक्सिन होता है? तो एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक जो है वो एक दवा होता है। क्या होता है? वो एक दवा होता है जिसका उपयोग जो है कुछ तरह के जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उसके संक्रमण के इलाज के लिए, रोकथाम के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक एक दवा होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति जो है उसके जो है
जन्मदाता इसके इन्वेंटर कौन है, कौन है जिन्होंने हरित क्रांति को सबसे पहले भारत में लाया। ऑप्शन है टी.एस. वेंकटरमन, उसके बाद है बोशी सेन, के रमैया, M.S. स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जन्मदाता की बात है तो आपका जो है M.S. स्वामीनाथन जो है इन्होंने भारत में 1960 के दशक में लाया था। कब लाया था? तो 1960 में भारत में उन्होंने सबसे पहले इनकी एंट्री करवाई थी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। बोल रहा है कि सबसे कठोर, बोल रहा है कौन है? ग्रेफाइट है, शीशा है, सोना है या हीरा है। तो सबसे कठोर पदार्थ की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें जो है वो आपका सोना भी तुरंत पिघल जाता है और शीशा तो पिघल ही जाता है, और ग्रेफाइट तो बहुत ही लचीला पदार्थ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेफाइट, हीरा जो है आपको एकदम सही उत्तर है। तो कठोर पदार्थ की बात कर रहा है तो आपका सबसे कठोर पदार्थ जो है आपको वो हीरा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, जो कि हमारे स्क्रीन पर है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया है। हम लोग जैसे ही स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो आपको स्वच्छ भारत जो है सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जी ने करवाया था। तो उन्हीं के जयंती पे शुरू किया गया है 2014 में। तो इस तरह से आपका जो है करंट अफेयर का एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इसमें दिया कि स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर। तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर जो है इन्होंने भारत सरकार ने शुरू किया है स्वच्छ भारत अभियान। कब शुरू किया गया है? तो दोस्तों 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और आपका दिन शुभ हो, और आप इसी तरह तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि समय आपके पास कम है, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। तो एक बार दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए गुरु। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।